गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएम कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए लेकर आया हूं आज एक नए वंश के बारे में, तुगलक वंश। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि खिलजी वंश की समाप्ति होती है जब खिलजी वंश के अंदर खुसरो खां को मार देते हैं गाजी मलिक, और गाजी मलिक यही एक नए टाइटल के रूप में, एक नई उपाधि के रूप में गियासुद्दीन तुगलक के नाम से सत्ता को इस्तेमाल करते हैं या सत्ता को हथियाते हैं। सबसे पहले अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुगलक डायनेस्टी से पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। यानी कि हमें देखना है कि जो गियासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड है वो 1320 से लेकर 1325 में है। ठीक है। और गियासुद्दीन तुगलक को तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। यानी कि तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो थे गियासुद्दीन तुगलक। रियल नेम क्या था इनका? रियल नेम था गाजी मलिक। तो रियल नेम जो था इनका गाजी मलिक था, लेकिन जैसे ही ये सत्ता को हत्याते हैं यानी कि खुसरो खां की हत्या करते हैं 1320 में, इसके बाद ये गियासुद्दीन तुगलक का टाइटल लेकर और तुगलक डायनेस्टी को फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एस्टैब्लिश वाटरवे एंड कैनाल सिस्टम। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई इनमें से कौन से रूलर ने कैनाल सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था। हमने याद करो लास्ट क्लास में जलालुद्दीन खिलजी के बारे में भी देखा था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने भी वाटरवे कैनाल सिस्टम को प्रमोट किया था, लेकिन इस इनके टाइम के अंदर इरिगेशन को प्रोटेक्शन करने के लिए, इरिगेशन को और ज्यादा एस्टैब्लिश करने के लिए, और ज्यादा बेहतर करने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, यानी कि कृषि क्षेत्र में विकास के लिए गियासुद्दीन तुगलक ने वाटरवे और कैनाल सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया था। तो यहां से भी आपका बन जाता है क्वेश्चन। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि कैनाल सिस्टम इनमें से किस तुगलक शासन ने शुरुआत की थी, तो हमें रखना है गियासुद्दीन तुगलक ने वाटर कैनाल, वाटरवे या कैनाल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि फॉर्म तुगलकाबाद फोर्ट। यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई इनमें से कौन से सुल्तान ने, तुगलक वंश के कौन से सुल्तान ने तुगलक किले की या तुगलकाबाद जो किला है उसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना की किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने। तो यहां से भी बन जाता है आपका क्वेश्चन। अब आपको एक बात याद दिलाता हूं, या रहे उजाड़ या बसे गुज्जर, यानी कि या बसे उज्जड़ या बसे गुज्जर। इसका मतलब क्या है? ये एक अभिशाप था, ये एक कर्ज था जो निजामुद्दीन औलिया ने इनको दिया था। हुआ क्या था? हुआ ये, यानी कि जिस समय निजामुद्दीन औलिया अपनी बावड़ी का निर्माण कर रहे थे। बावड़ी क्या होता था उस समय? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, पानी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए बावड़ियों का निर्माण कराया जाता था। और इसी समय निजामुद्दीन औलिया भी क्या कर रहे थे? निजामुद्दीन औलिया भी बावड़ी का निर्माण कर रहे थे और इस समय मजदूर यहाँ पे वर्क कर रहे थे। लेकिन गियासुद्दीन तुगलक जो कि उस समय दिल्ली के सुल्तान थे, इन्होंने तुगलकाबाद किले को बनाने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया कि जल्द से जल्द इस किले को तैयार किया जाए और दिल्ली के अंदर जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं उन सभी को यहां पर बुलाया जाए। और इस समय यानी कि इस किले को बनाने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और उसी समय यानी कि या रहे उज्जड़ या बसे गुज्जर, यानी कि ये एक प्रकार का अभिशाप दिया निजामुद्दीन औलिया ने। और माना जाता है इतिहास में ये ना तो कभी बसा और ये सिर्फ उज्जड़ का उज्जड़ ही रह गया, और ना ही यहाँ पर कभी गुज्जर यानी कि बंजारे बसे। तो यानी कि ये किला अपने आप में सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया, तो गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गियासुद्दीन एंड औलिया, यानी कि निजामुद्दीन औलिया और इनके बीच बहुत ज्यादा संघर्ष था। और गियासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया जो कि सूफी संत थे वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि लोगों के बीच में ज्यादा पब्लिसिटी जो थी वो निजामुद्दीन औलिया की थी, यानी कि सूफी संत की थी, और इनकी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं कम थी। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक जो है निजामुद्दीन औलिया को ज्यादा लाइक नहीं करते। ठीक है। अब बताऊंगा हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि इससे पहले हम एक चीज जानेंगे कि हुआ क्या 1325 के अंदर, यानी कि 1325 के अंदर बंगाल के अंदर एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ।
यानी कि बंगाल में रिवोल्ट स्टार्ट हुआ और सुल्तान जो थे वो थे गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1325 में दिल्ली से बंगाल मूव किया और बंगाल मूव करने के बाद यहाँ पे इन्होंने जो रिवोल्ट था उसको दबा दिया और इस तरीके से वो सक्सेसफुल रहे। और यहीं से जब वो वापस लौट रहे थे, यानी कि बंगाल से जब दिल्ली वापस लौट रहे थे, तो अमीर खुसरो जो थे उस समय निजामुद्दीन औलिया के पुपिल सेन के शिष्य थे और अमीर खुसरो के साथ इन्होंने ये संदेश भिजवाया कि निजामुद्दीन औलिया जल्द से जल्द दिल्ली छोड़कर यहां से चले जाएं। यानी कि दिल्ली छोड़ने का इन्होंने एक फरमान जारी किया। यानी कि इसी फरमान के चलते जब निजामुद्दीन औलिया को यह फरमान मिला दिल्ली छोड़ने का, तब इन्होंने एक कमेंट किया जिसका नाम था हनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब इसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। तो कई बार आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेता है दिल्ली अभी दूर है, ये बिल्कुल कॉमन सा वर्ड है जो आपने कई बार सुना भी होगा, दिल्ली अभी दूर है। ये किसने कहा? तो ध्यान रखना है, हमें निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसको कहा? तो गयासुद्दीन तुगलक को कहा। ठीक है, तो हनूज दिल्ली दूरस्त यानी कि दिल्ली अभी दूर है। और इतिहास में ऐसा माना जाता है कि जब ये बंगाल से वापस लौट रहे थे विजय के बाद, तब इन्हीं के बेटे ने, जिनका नाम था जूना खान, तो जूना खान ने क्या करा, एक लकड़ी का महल बनवाया और लकड़ी के महल में जब ये रेस्ट कर रहे थे वहां से लौटने के दौरान रास्ते में, तब इसी लकड़ी के किले के अंदर टूटकर यानी कि ये दबकर मर जाते हैं और इस तरीके से गयासुद्दीन तुगलक का जो समय है वो समाप्त होता है। तो यानी कि ध्यान रखने वाली बात ये, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तो हमें याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक। कैनाल सिस्टम, वाटर सिस्टम किसने एस्टैब्लिश किया तुगलक डायनेस्टी में? तो गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया। तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। और जब 1325 में ये बंगाल से वापस लौट रहे थे रिवोल्ट को दबाने के बाद, तब इन्होंने अमीर खुसरो को भेजा था इस कहने के लिए कि भाई निजामुद्दीन औलिया दिल्ली छोड़ दे। तो निजामुद्दीन औलिया एक कमेंट करते हैं हनूज दिल्ली दूरस्त यानी कि दिल्ली अभी दूर है। तो ये क्वेश्चन पूछ ले कि निजामुद्दीन औलिया ने किसको कहा दिल्ली अभी दूर है? तो ध्यान रखना गयासुद्दीन तुगलक थे। ठीक है, तो यहां से बन जाते हैं आपके क्वेश्चन। और 1325 में इनकी मृत्यु हो जाती है इसी लकड़ी के महल के अंदर दबकर। उसके बाद जो अगले सुल्तान बनते हैं तुगलक वंश के, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक से भी एग्जाम के अंदर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात हम देखेंगे इनका जो रियल नेम था, इनका नाम था जूना खां, है नहीं? और इन्होंने जूना खां का टाइटल ना लेकर इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इन्होंने जो थ्रोन थी उस पर बैठे, सिंहासन पर बैठे। और मोहम्मद बिन तुगलक वाज नोन एज मिक्सचर ऑफ द अपोजिट्स, यानी कि जो इनके अपोजिट्स वाले लोग थे इन्होंने कई सारे कमेंट किए। यानी कि क्या क्या बोलते थे इनको? वाइजेस्ट फूल। वाइजेस्ट फूल मतलब बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन से तुगलक सुल्तान को या इनमें से कौन से तुगलक शासक को पागल बादशाह भी कहा जाता है, या वाइजेस्ट फूल यानी कि बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, या अनफॉर्चुनेट आइडियोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, एंड प्रेडिसेसर ऑफ अकबर इन इंटेलेक्चुअल एंड रिलीजियस मैटर। यानी कि क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकता है? आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हु वाज नोन एज द प्रेडिसेसर ऑफ अकबर इन इंटेलेक्चुअल एंड रिलीजियस मैटर। यानी कि इनमें से कौन से सुल्तान को अकबर का पूर्ववर्ती माना जाता है? किस चीज में? इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धि में, और रिलीजियस मैटर यानी कि धार्मिक मामलों में। तो हमें ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से आता है? अकबर का पूर्ववर्ती या प्रेडिसेसर ऑफ अकबर माना जाता है। किसके बेस पर? इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, और रिलीजियस मैटर यानी कि धार्मिक मुद्दे पर माना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है भाई पागल बादशाह किसे कहते हैं, या किसको पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। ठीक है ना? अनफॉर्चुनेट आइडियोलॉजीज मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण कौन थे? आदर्शवादी थे। किसके रूप में जाना जाता है? तो हमें ध्यान रखना है कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक को अनफॉर्चुनेट आइडियोलॉग के नाम से भी जाना जाता है। अब इब्न बतूता, अब यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। क्या क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन पूछता है यहां से 3 से 4 क्रॉस क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि इब्न बतूता कहां से आए? तो इसका जो आंसर होगा वो है मोरक्को। ये मोरक्को से
इंडिया आए, यानी कि दिल्ली आए, यानी कि इंडिया में आए थे। और क्वेश्चन पूछता है कि इब्न बतूता किसके समय में दिल्ली में आए, तो हमें ध्यान रखना है कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये आए, ठीक है। और इब्न बतूता ने जो बुक लिखी उसका नाम क्या था, ये 3 से 4 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। और इसके आंसर है हमारा, जो बुक इन्होंने लिखी थी उसका नाम था रहला, ठीक है। तो ये इनकी बुक का नाम था। अब कई बार ये पूछ लेते हैं हु वाज द राइटर ऑफ रहला, रहला के जो राइटर थे वो कौन थे, तो हमें याद रखना है इब्न बतूता जो थे इसके राइटर थे। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इब्न बतूता मोरक्को से आए थे, किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। और इन्होंने ही इब्न बतूता ने ही क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक को एन इलस्ट्रेटेड आइडियलिस्ट कहा। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछ ले कि हु सेड एन इलस्ट्रेटेड आइडियलिस्ट, यानी कि इनमें से किसको सच्चरित्र आदर्शवादी माना जाता है। इलस्ट्रेट मतलब सच्चरित्र, यानी कि इनका जो चरित्र था बिल्कुल सही था, और आइडियलिस्ट मतलब आदर्शवादी माना जाता है। तो सच्चरित्र आदर्शवादी की वर्ड किसने कहा, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो हमें याद रखना है कि ये जो वर्ड था ये इब्न बतूता द्वारा दिया गया था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो यहां से इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चंस, वो है 5 एम्बिशंस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के 5 एम्बिशन यानी कि 5 लक्ष्य क्या थे। सबसे पहले मैं बात करता हूं टैक्सेशन इन दोआब, इसको मैं छोड़ता हूं क्योंकि इसको और ज्यादा क्लियर होगा जब हम पॉइंट नंबर 3 करेंगे, इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। तो पहले हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। इन्होंने क्या किया, कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया। अब इन्होंने दिल्ली टू देवगिरी यानी कि दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को शिफ्ट किया। कई सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी अपनी कैपिटल को इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि उस समय लगातार मंगोलों के आक्रमण जारी थे और मंगोल लगातार भारत पर आक्रमण कर रहे थे। और इन्हीं के आक्रमण की वजह से ही यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट किया, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। और इसी की वजह से भी गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का फोर्ट को तैयार किया था ताकि दिल्ली में एंट्री करते वक्त इनको मेन दिल्ली में रोका जा सके। और इसी के लिए इन्होंने, हम देखते हैं कि दिल्ली से देवगिरी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। तो यहां से बन जाता आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे इनमें से कौन सा रूलर यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। तो दिल्ली से देवगिरी जिन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। अनफॉर्चुनेट क्या रहा, इसी दौरान जब कई सारे सैनिक यहां से या कई सारे लोग शिफ्ट कर रहे थे दिल्ली से देवगिरी, तो ये शिकार हो गए प्लेग की बीमारी का। और लगभग देवगिरी पहुंचते पहुंचते कई ज्यादा लोग यानी कि कई हजारों की तादाद में लोग रास्ते में या तो भूख प्यास से मारे गए या कई सारे लोग प्लेग की बीमारी का शिकार हो गए, जिसके चलते बहुत बड़ी जनसंख्या को नुकसान झेलना पड़ा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ का क्लाइमेट दिल्ली के मुकाबले बिल्कुल अलग था, खान पान अलग था, रहन सहन अलग था, लाइफ स्टाइल चेंज था। तो यहाँ के लोग जो दिल्ली में बसे हुए थे वो ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुए। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा कि यार यहाँ के लोग ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, उसकी सेना में ज्यादा प्रोस्पेरिटी नहीं है, तो इस कंडीशन में और लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि वापस देवगिरी से दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। तो इसी के चलते क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर एक डिसीजन लिया, फिर रिटर्न अगेन फ्रॉम दौलताबाद यानी कि देवगिरी को दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है, तो दौलताबाद से दिल्ली की ओर मूव कर जाते हैं। यानी कि इस इनके प्लान में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, कैपिटल को ट्रांसफर करने के चक्कर में इनकी जो जनसंख्या थी बहुत ज्यादा मर जाती है, तो यहां से लोग भी हो जाते हैं रुष्ट। और इस तरीके से ये जो प्लान था इनका वो हो जाता है अनसक्सेस। यानी कि जो दिल्ली से देवगिरी की ओर ट्रांसफर था कैपिटल का वो अपने आप में हो जाता है अनसक्सेस, और लोग मोहम्मद बिन तुगलक से ज्यादा सेटिस्फाइड और खुश नहीं हो पाते। नेक्स्ट देखते हैं हम इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। इन्होंने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। क्या है टोकन करेंसी, यानी कि ब्रॉन्ज और कॉपर, यानी कि इन्होंने ब्रॉन्ज और कॉपर के सिक्के चलाने की प्रथा शुरू करी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हु इंट्रोड्यूस ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी,
यानी कि ब्रॉन्ज या कॉपर के जो सिक्के थे, कॉइन्स थे, इनमें से किस तुगलक सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया? तो हमें याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक वो व्यक्ति थे जिन्होंने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। तो यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन क्या होता है, अनेबल टू कंट्रोल फॉर्जिंग द न्यू कॉइन्स, लेकिन क्या होता है, इसकी लगातार इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है टोकन करेंसी की, ये टोकन करेंसी इतनी ज्यादा घर घर के अंदर क्या होता है, टक्साल्स यानी कि फैक्ट्रीज बनाई जाती है और इन्हों के अंदर सिक्के बनाए जाते हैं और ये सिक्के इतने ज्यादा हो जाते हैं मार्केट के अंदर कि इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। जितने भी ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो ब्रॉन्ज और कॉपर की सिक्कों की कोई डिमांड नहीं कर रहे थे। रिजल्ट क्या था, महंगाई बढ़ने लगी। मोहम्मद बिन तुगलक इस बात से खुश नहीं थे कि उनके द्वारा जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी, जो अडॉप्ट की गई थी पॉलिसी टोकन करेंसी, वो सक्सेसफुल नहीं रही, डिमांड नहीं रही, मार्केट के अंदर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने एक डिक्लेरेशन दी कि जितने भी लोग हैं, यानी कि जिन लोगों के पास कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के हैं, वो वापस क्या करें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमा कर दें और इसके बदले में मोहम्मद बिन तुगलक इनको सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स प्रोवाइड करेंगे। रिजल्ट क्या हुआ, धीरे धीरे कर कर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, यहां से गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स धीरे धीरे कर कर समाप्त होने लगे, यानी कि राजकोष घाटे में जाने लगा। इसी घाटे को फुलफिल करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने नए टैक्सेस को स्टार्ट किया, यानी कि अब हम देखते हैं कि ये जो पॉलिसी थी टोकन करेंसी की, ये भी हो जाती है अपने आप में अनसक्सेस। इसके बाद इन्होंने क्या, इन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि टैक्सेशन इन दोआब एरिया। पहले तो मैं बता दूं दोआब का मतलब क्या होता है। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि, यानी कि लैंड बिटवीन टू रिवर्स, यानी कि इस समय जो नदी थी, जो दोआब रीजन था, वो था गंगा और यमुना के बीच वाला रीजन, और यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 50% टैक्स को इंक्रीज कर दिया था। अनफॉर्चुनेट क्या रहा, हालांकि लैंड बहुत फर्टाइल थी, टैक्स पे करने में यहाँ के लोग भी ज्यादा इतना नहीं हिचकिचाते, लेकिन अनफॉर्चुनेट उसी समय, जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने इस टैक्सेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, उसी समय इस दोआब रीजन के अंदर फेमिन स्टार्ट हो गई, यानी कि अकाल पड़ने शुरू हो गए। यानी कि एक तो लोगों के पास प्रोडक्शन कम, ऊपर से टैक्सेशन का प्रेशर ज्यादा, तो ऐसी कंडीशन में भी जो लोग थे वो मोहम्मद बिन तुगलक की इस पॉलिसी से भी खुश नहीं हुए, और एक तरीके से ये जो टैक्सेशन सिस्टम था दोआब रीजन में जो लाया गया, ये भी हो जाता है अपने आप में अनसक्सेस। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि यहां से भी मोहम्मद बिन तुगलक को सक्सेस नहीं मिलती, यहां भी अनसक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि दामीन ए कोही, दामीन ए कोही क्या था और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसे दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दामीन ए कोही क्या था। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई ये एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, पहली बात। दूसरी बात, दामीन ए कोही इनमें से किस तुगलक शासक ने स्टार्ट किया। तो हमें ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक वो शासक थे जिन्होंने दामीन ए कोही यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका जो नेक्स्ट था वो था खुरासन एक्सपीडिशन, यानी कि ड्रीम ऑफ वाइड स्प्रेड विक्ट्री। ये चाहते थे कि दुनिया में इनका भी एम्पायर बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन करे, एक्टिवेटेड गिंगेटिक आर्म्स, यानी कि इन्होंने एक बहुत बड़ी सेना को इकट्ठा किया, यानी कि गिंगेटिक मतलब बहुत बड़ी सेना, ह्यूज सेना को, आर्मी को इन्होंने फॉर्म किया, एक्टिवेट किया, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मुहैया कराए और इन्होंने एक बहुत बड़ी मिलिट्री रखी, और इसके लिए इन्होंने एक साल तक इनको लगातार सैलरी भी देते रहे, यानी कि कहीं ना कहीं पूरे वाइड स्प्रेड विक्ट्री का जो इनका सपना था वो भी अपने आप में कभी पूरा नहीं हो पाता। और ऊपर से क्या हुआ, जो एक्सपेंडिचर थे वो और ज्यादा बढ़ने लगे, मिलिट्री का खर्च बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, और इनकी जो खुरासन एक्सपीडिशन थी उसमें भी इनको सक्सेस नहीं मिल पाती। तो ये भी कहीं ना कहीं हो जाता है अनसक्सेस, क्योंकि खुरासन को भी जीतने में ये सफल नहीं हो पाते। ठीक है, इस तरीके से इनका जो सपना था वो अधूरा रह जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि कराची एक्सपीडिशन, यानी कि कराची पर किस तरीके से एक्सपीडिशन करते हैं। मिस्टेक ऑफ खुसरो अली, जो खुसरो अली थे या जो खुसरो मलिक थे, इनके द्वारा क्या होता है, इन्होंने एक मिस्टेक कर देते हैं। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सिर्फ इतने ऑर्डर दिए थे कि भाई मंगोलों को थोड़ा दूर तक खदेड़ा जाए, लेकिन ये मंगोलों को खदेड़ते खदेड़ते बिना परमिशन लिए तिब्बत रीजन में पहुंच जाते हैं। और तिब्बत रीजन में पहुंचने के बाद जो खुसरो अली थे, जो खुसरो अली कौन थे, ये चीफ कमांडर थे किसके, तुगलक एम्पायर की मिलिट्री के। जो तुगलक एम्पायर था उसकी मिलिट्री के जो खुसरो थे, ये चीफ मिलिट्री कमांडर थे। और ये चीफ मिलिट्री कमांडर लड़ते लड़ते बिल्कुल ब्रिज एरिया में पहुंच जाते हैं तिब्बत के क्षेत्र में, और यहाँ पर इनको बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ता है। और इस तरीके से जो कराची एक्सपीडिशन था वो सक्सेस होते होते, यानी कि बिना मोहम्मद बिन तुगलक के परमिशन लिए जब ये और आगे तक बढ़ जाते हैं तो रिजल्ट जीत की जगह हार में बदल जाता है। और इस तरीके से जो कराची एक्सपीडिशन है वो भी अपने आप में हो जाती है अनसक्सेस। तो यानी कि हर जगह से मोहम्मद बिन तुगलक को अनसक्सेस का मुंह देखना पड़ा, यानी कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हार हार और असफलता ही असफलता इनको लगातार मिलती रही। इसी के साथ हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीज, यानी कि 1336 में विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से किस तुगलक शासन के समय में विजयनगर एम्पायर को एस्टैब्लिश किया गया। तो हम देखेंगे 1336 में विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश होता है दो भाइयों के द्वारा। ये दो भाई कौन थे, एक था हरिहर एंड बुक्का। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर थे वो थे हरिहर और बुक्का। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। किसके समय में हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ, कब, 1336 में। दूसरा हम देखते हैं कि 1347 में बहमनी एम्पायर भी एस्टैब्लिश हुआ। अब बहमनी साम्राज्य जो था ये भी एस्टैब्लिश हुआ, और बहमनी राज्य जो है ये एस्टैब्लिश किया गया, यहां पे लिख देता हूं बहमनी को, हसन गंगू। तो हसन गंगू जो थे इसके फाउंडर थे, ठीक है, किसके, बहमनी एम्पायर के। तो देखते ही देखते दक्षिण भारत के अंदर दो नए एम्पायर एस्टैब्लिश हुए थे, बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य, जो कहीं ना कहीं इनके लिए संकेत नहीं था सक्सेस का। इसी के बाद हम देखते हैं कि वारंगल जो है, वारंगल भी इंडिपेंडेंट हो जाता है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि मदुरई भी इंडिपेंडेंट होते चले जाते हैं। यानी कि इनका एक्सपेंडिचर, जो इनका एक्सपेडिशन था वो सक्सेसफुल तो नहीं हो पाता, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे एम्पायर हैं वो नए एस्टैब्लिश होने लगते हैं, और कुछ जो इनके कंट्रोल में थे वो इंडिपेंडेंट होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते चले जाते हैं। फाइनली क्या होता है, इनकी मृत्यु होती है कब, 1351 में थट्टा के अंदर। जो थट्टा के अंदर यानी कि क्या होता है, थट्टा के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे सिंध के अगेंस्ट में थट्टा हो जाते हैं, जो एक स्लेव थे यहाँ पे थेगी, उनके अगेंस्ट में जाते हैं, और यहीं पे इनकी हो जाती है मृत्यु। यानी कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक वाज डेड, तो हमें याद रखना है कि थट्टा यानी कि सिंध के अंदर इनकी हो जाती है मौत, ठीक है। इसी के बाद बदायूनी, बदायूनी जो कि एक स्कॉलर्स थे, ये मानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के मरने से जो यहाँ की जनता थी उनको मोहम्मद बिन तुगलक से आजादी मिल गई, यानी कि मुक्ति प्राप्त हो गई, और जनता को राजा से और राजा को जनता से मुक्ति प्राप्त हुई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो वर्ड थे, जनता को राजा से मुक्ति प्राप्त हुई और राजा को जनता से मुक्ति प्राप्त हुई, ये शब्द किसने कहते, ये वर्ड किसके, तो ध्यान रखना में बदायूं ने ये वर्ड कहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों आज हमने जो किया, हमने किया गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। नेक्स्ट क्लास में हम और तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। प्लीज डीएन कोचिंग क्लासेस चैनल को ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।